सभी अध्यापकगण और यहाँ आए हुए अलग-अलग विद्यालयों से विद्यार्थीगण, हम सभी आप सबका कथा वार्ता कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अब मैं सपना मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह सभा को संबोधित कर हम सबका प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद अमीरा एंड श्रेयांश, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते आप सबको जो यहाँ आज भी आप मौजूद हैं। आज का दिन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी दिवस है। हर साल हम अपने स्कूल में हिंदी दिवस बहुत जोर शोर से मनाते हैं। इस साल हमने सोचा क्यों ना हम दूसरे स्कूल्स को भी अपने साथ निमंत्रित करें और हिंदी दिवस साथ में मिलकर मनाएं। सो सारे आए हुए स्कूलों का बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन मैं एक कहानी से शुरू करना चाहती हूँ, एक बहुत ही सुंदर सी कहानी जो मीना मैम ने मेरे साथ शेयर करी, और मैं जल्दी से 2 मिनट में आपको ये कहानी एक सुनाना चाहती हूँ। तो आप सब तैयार हैं? ध्यान से सुनिए। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा को बोला कि आपके दरबार में मैंने सुना है कि बहुत विद्वान दरबारी हैं। राजा ने कहा कि उन्हें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पे बहुत ही और उनकी सूझबूझ पे अत्यंत गर्व है। ब्राह्मण ने आग्रह किया कि क्या उनके बुद्धिमान दरबारी ये बता सकते हैं कि उनकी यानी कि ब्राह्मण की मातृभाषा क्या है। अब सारे दरबारी सोचने लगे कि ये तो कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं होगा, हम बता देंगे। ये कहकर ब्राह्मण ने अलग अलग भाषाओं में बोलना शुरू किया। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोंकणी, मराठी इत्यादि। और जिस भाषा में भी वो बोले ऐसा लगे कि वही उनकी मातृभाषा है, क्योंकि वे हर भाषा का उच्चारण इतनी साफ तरीके से कर पा रहे। अब सारे दरबारी सोचने लगे कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। तब राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम जो कि उनके दरबार के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे, कि तेनालीराम तुम बताओ। तेनालीराम ने कहा कि मैं इनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, इनको अपने अतिथि की तरह रखना चाहता हूँ और मुझे कुछ दिन दीजिए। सो जब तेनालीराम ने उनके साथ समय बिताना शुरू किया, एक दिन ब्राह्मण के पैर में कांटा चुभ गया, और जैसे ही कांटा चुभा उन्होंने जोरों में तेलुगु भाषा में अम्मा अम्मा कह के चिल्लाना शुरू कर दिया। और अगले दिन दरबार में आके तेनालीराम ने कहा इनकी मातृभाषा तेलुगु है। एंड ब्राह्मण ने कहा कि कैसे, आपको कैसे पता लगा? क्योंकि जब आपको तकलीफ हुई आपने अपनी मातृभाषा में बात करी। तो बच्चों, ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न विभिन्न तरीके के भाषाओं का उच्चारण है, पर सारी भाषाएं सीखे, ना कि अपने देश की, दूसरे देशों की भी, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलें। अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट दें, अपनी मातृभाषा का आदर करें और उसको बहुत गर्व के साथ उसका प्रयोग करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बेस्ट ऑफ लक आने वाले कुछ मिनटों के लिए जब आप कहानियां सुनाएंगे। धन्यवाद अमीरा। धन्यवाद सपना मैम। कहानियां जरिया है बच्चों को अच्छे संस्कार देने का, उन्हें बेहतर इंसान बनाने का। संभवतः यही कारण है कि आप और हम सभी दादी नानी से राजाओं की, परियों की, पशु पक्षियों की और जिन आदि की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए हैं। शायद ये उन कहानियों का जादू ही था जो हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाता था। बेशक अब जमाना बदल गया है, लेकिन अपने बचपन में सुनी कहानियां आज भी हमें याद हैं। हाँ, इन कहानियों को सुनाने और बताने का जरिया जरूर बदल गया है। किताबों के रास्ते अपना सफर तय करती हुई ये कहानियां इंटरनेट पर भी अपना जादू बिखेर रही हैं। परंतु आज हम उसी किताबों की दुनिया में आप सबको ले चलते हैं और रोचक कहानियों का आनंद उठाते हैं। अब आपके समक्ष रियांश कपूर द श्रीराम स्कूल बसंत विहार से आकर अपनी कहानी सुनाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ श्री कथावाचक रियांश। मेरी आज की कहानी पंचतंत्रों की कथा खटमल और मिच्छर पर आधारित है, जिसे समकालीन रुख देने के लिए मैंने कुछ परिवर्तन किए हैं। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, पर हाँ,
फिल्मों की तरह इस कहानी में ड्रामा है, हास्य है और थोड़ी सी हिंसा भी। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए यह कहानी। एक समय की बात है कि कहीं दूर एक खुशहाल राज्य था। वहां के राजमहल के चर्चे दूर दूर तक थे और राजा के शयन कक्ष का तो कहना ही क्या। पर उसी शयन कक्ष में एक खटमल भी रहता था। क्यों? खटमल का नाम सुनते ही कहीं आपकी भी रातों की नींद तो नहीं हट गई जनाब? पर ये कोई मामूली खटमल नहीं था। रात के अंधेरे में दबे पांव बाहर निकलता और उतनी ही होशियारी से राजा का खून चूस कर वापस छुप जाता। पर हाँ, उम्र के साथ साथ थोड़ा सौम्य जरूर हो चुका था। उसे क्या पता था, उसका यही सौम्य व्यवहार एक दिन उसे ले डूबेगा। उस रात शयन कक्ष की खिड़की खुली रह गई। भिनभिनाते हुआ एक मच्छर अंदर आता दिखा। देखते ही खटमल बोला, कौन हो तुम? किसकी अनुमति से अंदर चले आ रहे हो? जानते नहीं, ये राजा का शयन कक्ष है, कोई ऐरा गैरा यहाँ नहीं आ सकता। मच्छर बोला, ऐरा गैरा? अरे मैं तो बाहर मस्ती में टहल ही रहा था कि मुझे गाने की आवाज सुनाई दी। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बड़ा सा मच्छर रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ छुपता छुपता रहता है। वैसे भी गरीबों का खून पी पी के ऊब चुका हूँ। सोचा क्यों ना आज शाही रक्त चखा जाए। खटमल बोला, अबे पिद्दी, तू क्या पिएगा शाही रक्त? ये बच्चों की पीने की चीज नहीं है। पकड़े जाओ तो खून निकल जाता है। चल फुक यहाँ से। पर मच्छर कहाँ मानने वाला था। भैया, खुद तो आप राजा का खून पीकर तंदुरुस्त हो गए हो और मुझे देखो, मैं बेचारा 1.5 पसली। हमें भी लेने दो ना 2 बूंद जिंदगी की। भैया शब्द सुनते ही खटमल तो भावुक हो बैठा। अच्छा चलो, तुम भी क्या ही याद रखोगे, पर हाँ, इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखना। डंक तभी मारना जब राजा मदिरा पीकर और भरपेट भोजन खाकर गहरी नींद में सो चुका हो, और डंक केवल पांव के तले पर ही मारना, वहां ज्यादा महसूस नहीं होगा। विचार विमर्श के बाद दोनों पलंग के कोने में जा छुपे। कुछ देर बाद राजा पधारे और बिस्तर पर ढेर हो गए। राजा की निर्मल काया देख कर मच्छर मंत्र मुग्ध हो गया। उसके मुंह में पानी आने लगा। अभी राजा को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मच्छर ने हाथ पे डंक चा मारा। राजा क्रोश में चिल्ला उठा, सिपाहियों, मेरे बिस्तर के पास कोई कीटाणु है, प्रतिघात! ललकार सुनते ही सिपाही ऐसे उत्तेजित हुए मानो युद्ध के मैदान में उतर आए हों। बिस्तर को चारों ओर से घेर लिया। मच्छर थी महाराज तो कहीं पर्दे के पीछे छुप बैठे। पर खटमल की ऐसी किस्मत कहाँ। रात से खून पी पी कर मोटा हो चुका था। अब वो चुस्ती कहाँ रही। आखिर एक सिपाही की नजर उस पर पड़ ही गई। देखते ही सिपाही चिल्लाया मानो सदियों का खोया खजाना मिल गया। सहमे हुए जब खटमल ने नजर ऊपर दौड़ाई, उसे दिखा कि मच्छर छुपते छुपाते खिड़की से बाहर निकल रहा था। भगवान का नाम लेते हुए बेचारा बोला, हे प्रभु, इस बार किसी तरह बचा ले। आगे से कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करूंगा। अब ऊपर वाला ही जाने कि उसने खटमल की सुनी या नहीं, पर हम तो इस कहानी से यह सीख ले सकते हैं, कभी भी किसी अनजान पर पूर्ण विश्वास ना करे, चाहे कितना भी भावुक ना कर दे वो आपको। धन्यवाद। वाह वाह, बड़ी मजेदार कहानी थी। हम सबको तो बहुत मजा आया। किताबों की दुनिया होती अनोखी है, क्योंकि किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। अब TSMS से सायशा बजाज अपनी एक ज्ञानवर्धक कहानी को प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं।
आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम साइशा है और मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ और मैं आज आपको गणेश और कार्तिकेय की कहानी सुनाऊंगी। एक दिन गणेश और कार्तिकेय जंगल में सैर कर रहे थे और उन्हें एक अनोखा फल दिखाई दिया। वो उसे झपटने के लिए आगे बढ़े तो उनकी लड़ाई हो गई कि ये फल मैं खाऊंगा, ये फल मैं खाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा कि वो अपने माता पिता के पास जाए और सलाह ले। वो अपने माता पिता पास पहुंचे और गणेश जी ने बोला कि नहीं, मैं छोटा हूँ, ये फल मैं खाऊंगा। और कार्तिकेय ने बोला कि मैं बड़ा हूँ, ये फल मैं खाऊंगा। फिर गणेश जी ने बोला कि मैंने इसे पहले देखा था, ये फल मैं खाऊंगा। कार्तिकेय ने बोला मैंने इसे पहले स्पर्श किया था, तो ये फल मैं खाऊंगा। ये देखकर शिव जी और माता पार्वती परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि वो नारद मुनि को बुलाएं। नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण, सबको मेरी कैसे याद आई? शिव जी और माता पार्वती ने उनको सब कुछ बताया। फिर नारद मुनि हंसने लगे। चलो एक शर्त रखते हैं, तुमको पूरे विश्व के 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये सुन के कार्तिकेय अपने मयूर पर उड़ पड़े और गणेश जी सोचने लगे, मेरा मूषक तो उड़ भी नहीं सकता, वो इतना कभी चक्कर नहीं लगा पाएगा इतनी तेज। तो गणेश जी को उनको एक सुझाव आया और वो मन ही मन हंसने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को खड़ा किया और उनके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाने लगे। और फिर उन्होंने बोला मेरी तो मैंने तो अपनी शर्त पूरी कर दी। तो माता पार्वती ने बोला कि तुम तो कैलाश छोड़ के कहीं गए नहीं। तो गणेश जी ने बोला आप ही मेरे पूरे विश्व हो। ये सुन के सारे खुश हो गए और नारद मुनि ने इतना भोला भाव देखकर उनको विजयी घोषित कर दिया। तो हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ हैं। धन्यवाद। क्या बात है, क्यों ना ऐसा हो, एक कहानी जिसमें हर दिन धूम मचे हो, हल्ला हो करके सब बच्चों के मुंह में बर्फी और रसगुल्ला हो। अब एक रोचक कहानी लेकर शिवनादर से आ रही हैं मंजरी सिंह। नमस्कार, मैं शिवनादर स्कूल गुरुग्राम कक्षा 5 कॉर्बेट से आपके सामने मंजरी सिंह एक बड़ी रोचक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम घुंघरू है और मैंने ये कहानी अपने आप बनाई है। आप सुनने के लिए तैयार हैं? मैं शुरू करूं? शुरू करते हैं। एक बड़े से गांव में एक नन्ही मुन्नी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू बड़ी शैतान थी, लेकिन सारे गांव वाले उसको बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन वो अपनी साइकिल से अपने घर आ रही थी। वो अपने मित्र के साथ खेलने गई और फिर घर आकर खाना खाकर सोने चली गई। जब वो सो गई तब वो उसके मन में एक सवाल रहा। यह था कि उसकी माँ के कमरे में एक बहुत पुरानी सी अलमारी रखी हुई थी, लेकिन जब भी मीनू उस अलमारी को छूने जाती, अलमारी बोलती मीनू मत छू। तो मीनू ने तो ठान के रख लिया कि अब तो मैं छू कर ही हूँ। तो एक दिन उसने अलमारी को खोला और देखा उसने ये देखा। फिर उसके बाद जब इसने ये सारी पलंग पे रखी तब उसको ये दिखे। आप सबको तो पता ही होगा ये क्या है, घुंघरू। लेकिन मीनू को तो पता ही नहीं था, उसको लगा ये पायल है। वो ऐसे खेलने लगी उससे।
फिर उसके बाद जैसे ही वो बड़ी सुंदर सी पोशाक खोलने जा रही थी, तब उसकी माँ आ गई और घूरने लगी मीनू को। मीनू, तो मीनू ने घबराई हुई आवाज में बोला, माँ क्या? तो माँ हंस पड़ी और बोली, ओहो मीनू, ये घुंघरू है। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं ये बहुत भरतनाट्यम में करती थी, मुझे बहुत मजा आता था। और ऐसे ऐसे मीनू की माँ ने मीनू को सारी अपनी कहानी, सारी अपनी घटनाएं बता दी। तो मीनू सोचने लगी, काश मैं भी ये कर पाती। तो मीनू की माँ ने बोला, क्या हुआ मीनू? तो मीनू ने पूछा, माँ तो मुझे सिखाएगी भरतनाट्यम? तो मीनू की माँ ने पूछा मीनू से कि तुम सुबह उठोगी जल्दी? तो मीनू ने बोला, ठीक है। तो वो सुबह उठकर अपनी माँ के साथ अभ्यास करने लगी भरतनाट्यम का, और धीरे धीरे वो बहुत अच्छी हो गई उसमें। फिर उसकी माँ और मीनू ने अपनी एक प्रतियोगिता के लिए उन्हें अपना नाम भर दिया। और उसके बाद बताओ क्या हुआ। मीनू जब अपने विद्यालय से आ रही थी, तब धड़ाम वो गिर गई। ओहो, अब मीनू करेगी कैसे? ओहो, मीनू की माँ बड़ी परेशान हो गई। वो मीनू की मालिश कर 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 वो थक ही गई। फिर उसके बाद अंत में मीनू ने बोला, माँ अब रुक जा, आप थक गए हो। फिर मीनू ने बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तो ये करके ही रहूंगी। फिर उसके बाद जिस दिन मीनू का नंबर आया, तब उसने कर दिखाया। और कुछ दिन बाद एक घोषणा हुई कि कौन जीता। और तुम्हें पता है कौन जीता? मीनू। मीनू और उसकी माँ बड़े हैरान हो गए। फिर मीनू की माँ मन मन में बोलने लगी कि मीनू ने तब कर दिखाया, तो उसके बाद फिर मैं इसको बहुत अच्छे गुरु से उसकी कक्षाएं लगाऊंगी इस भरतनाट्यम में, और वो और भी अच्छी बनेगी। धन्यवाद। अति उत्तम, अति उत्तम। इसलिए कहा गया है, सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही बच्चे भी मन के सच्चे होते हैं और इसी भाव को अपनी कहानी में दर्शाने आ रही हैं द श्रीराम स्कूल अरावली से नंदिनी पांडे। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी पांडे है और मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है दीदी का रंग बिरंगा खजाना। लेखिका रुक्मिणी बैनर्जी, चित्रकार कावेरी गोपाल कृष्णन। एक बड़े शहर के किनारे कुछ बच्चे रहते थे। उनके घर के नजदीक एक बड़ा मैदान था। मैदान अजीब किस्म का था। वहां न पेड़ न पौधे, बस कचरा ही कचरा था। पूरे शहर की फेंकी हुई चीजें और गंदगी से भरा हुआ रहता था। वे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पूरा दिन मैदान में घूमते थे, प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे, कपड़े के टुकड़े निकालते थे। कचरे के बारे में वे बहुत कुछ जानते थे। एक दिन दीदी कचरे के मैदान में आई। गले में लाल दुपट्टा ओढ़े घूमते फिरते बच्चों की तरफ ताकते हुए वह एक जगह पर बैठ गई। अपने थैले से कुछ निकाल कर देखने लगी। पहले बच्चे दूर से घूर रहे थे, फिर थोड़ा करीब आकर देखने लगे। दीदी के पास खूब सारी किताबें थी, मोटी पतली रंग बिरंगी कहानियों से भरी हुई किताबें। बच्चे और पास आते गए। दीदी रोज आने लगी, बच्चे भी दीदी के पास जाने लगे। दीदी से खूब कहानियां सुनने लगे। कुछ दिनों में वे अक्षर शब्द भी पढ़ने लगे। धीरे धीरे कहानियां बताने लगे। चलो दीदी की जगह को खूबसूरत बनाए। बच्चे कचरे से कुर्सी टेबल ले आए, कोई गलीचा लाया, कोई पर्दा, कहीं से कुछ सामान का टुकड़ा लाया, जो भी कचरे में उन्होंने पाया। एक दिन दीदी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आए। परेशान बच्चे इंतजार करते रहे। बातों बातों में किताब पढ़ने लगे। अपने आप पढ़ते पढ़ते औरों को भी पढ़ाने लगे। एक दिन उन्हें दीदी का पता किताब में मिला।
बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े। साथ में किताबों का थैला उठाना नहीं भूले। खोजते खोजते बच्चों ने बस का नंबर पढ़ लिया। चलते चलते उस सड़क का नाम समझ लिया, क्योंकि दीदी ने उन्हें सब सिखाया था। दीदी का घर कहाँ है, इधर है कि उधर है? खोज खोज कर बच्चे परेशान हो गए। थककर वापस ही जा रहे थे कि किसी ने एक लाल दुपट्टा देखा। दीदी बिस्तर पर लेटी थी, बीमार और उदास दिख रही थी। चेहरे पर न कोई मुस्कान न कोई चमक थी। डॉक्टर ने दवाई दी थी, पर दीदी ठीक ही नहीं हो रही थी। बच्चे दौड़कर वहां पहुंचे, दीदी को एकदम गले लगाए, किताबों का थैला उन्हें दिखाया। बच्चों ने कुछ पढ़कर भी सुनाया। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी, उनकी आंखों की चमक वापस आने लगी। दीदी फिर से आने लगी। सभी बच्चे इकट्ठा होने लगे। रोज शाम को मिलने लगे, खूब हंसने और पढ़ने भी लगे, मिलकर मौज मस्ती करने लगे। बच्चे, दीदी और उनकी किताबें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बात पर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। थामे बैठे हैं चिंटू जी, जब से आया है अखबार, उलट पुलट के देख रहे हैं। घंटे बीत गए 2-4। मम्मी बोली, चिंटू प्यारे, लगन तुम्हारी अपरंपार, लेकिन कहना मानो बेटा, सीधा तो कर लो अखबार। चलिए हेरिटेज स्कूल से आना मक्कर से अगली कहानी सुने। नमस्कार, मेरा नाम आना मक्कर, हेरिटेज स्कूल पसंद 5वीं कक्षा से, और आज मैं आपको एक खुद लिखी कहानी कठपुतलियों के द्वारा प्रस्तुत करूंगी। मेरी कहानी का शीर्षक है पृथ्वी हमारा घर। 4026। पृथ्वी की हवा और पानी मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हो चुकी है। इसका कारण भी मनुष्य खुद ही है। मनुष्यों ने अपने लिए एक नया ग्रह ढूंढा है। यह ग्रह सभी के लिए स्थायी है। अब सभी अंतरिक्ष यानों में बैठ उस ग्रह की ओर चले। उन्हें 10 साल लगे उस ग्रह तक पहुंचने में। जब वह पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सब जगह सफाई थी, हरियाली थी, साफ आसमान था, ताजी हवा थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तभी उन्हें खाना दिखा। वाह, यहाँ तो खाना भी है, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, वाह क्या बात। उन्होंने उस खाने को छूना चाहा, परंतु वह भाग जाता। फिर एक आइसक्रीम ने मनुष्य को काट लिया। अरे यह तो पशु है, खाना नहीं। अरे यह तो हर जगह है। तभी उन जीवों का सरदार आया। उसने बताया, यह ग्रह हमारा घर है, जैसे पृथ्वी मनुष्य का। हम खाना नहीं, इस ग्रह के जीव हैं। आइसक्रीम, मगरमच्छ, खरगोश, पॉपकॉर्न और ऐसा बहुत। पृथ्वीवासियों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। सरदार ने ध्यान से सुना, फिर बोला, आप यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन मेहमान की तरह। पृथ्वीवासी कुछ दिन वहां रहे। उन्होंने अपने घर की और बाहर की सेवा करता था। पेड़ लगाते, पानी देते, कूड़ा कचरा संभालते, और तो और जब उनकी संख्या बढ़ती वह उसे खुद ही रोकते, जिससे उनके ग्रह पर ज्यादा भार न पड़े। पृथ्वीवासियों को समझ आ गया, पृथ्वी को संभालना उनकी जिम्मेदारी है।
उन्होंने सरदार और अहमेर के वासियों को धन्यवाद दिया और वह वापस गए। जब वह पहुंचे उन्होंने इस अनोखे ग्रह से सीखी बातें अपनाई और सबसे मजेदार बात यह है कि आप पृथ्वी पर आपको दिखते खरगोश पक गए। धन्यवाद। वाह 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 वाह। अब वसंत विहार से नायशा मस्करा आकर अपनी मजेदार कहानी प्रस्तुत करेंगी। मैं नायशा मस्करा श्री कथा वाचिका प्रस्तुत कर रही हूँ एक मजेदार कहानी, एक की और दो की। एक गांव में एक केशवाली और दो केशवाली नाम की दो बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ रहती थी। एक केशवाली के सिर पर एक ही बाल था, इसलिए उसे सब एक ही बुलाया करते थे। दो केशवाली के सिर पर दो बाल थे, इसलिए उसे सब दो की बुलाया करते थे। दो की को अपने दो बालों पर बड़ा घमंड था। वह हर समय एक ही को नीचा दिखाया करती थी। एक दिन एक ही घने जंगल के बहुत अंदर चली गई। सन्नाटे में उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ, कोई मुझे पानी पिला दो। ध्यान से देखने पर उसे पानी मांगने वाली और कोई नहीं बल्कि एक मुरझाई मेहंदी की झाड़ी दिखी। पास ही एक झरना बह रहा था। एक की ने वहां से 4-5 बार चुल्लू में पानी भर कर लाई और मेहंदी की झाड़ी पर डाल दी। ऐसा करके उसने मेहंदी झाड़ी की प्यास बुझा दी। मेहंदी की झाड़ी एकी से बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी और अवश्य तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। एकी आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर उसे फिर से एक आवाज सुनाई पड़ी, मुझे जोरों की भूख लगी है, कोई मुझे कुछ खिलाकर मेरी भूख मिटा दो। एकी ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक पेड़ से बंधी दुबली पतली गाय दिखाई पड़ी। एकी ने घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिलाकर उसकी भूख मिटा दी और उसे आजाद कर दिया। गाय ने भी एकी का धन्यवाद किया। एकी आगे बढ़ गई। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई थी, वह थक गई थी। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। एकी झोपड़ी के पास गई और दरवाजा खटखटाने लगी। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। एकी को देखकर वह बोली, आओ बेटा अंदर आ जाओ। बूढ़ी अम्मा की बात मान एकी झोपड़ी के अंदर आ गई। फिर बूढ़ी अम्मा उसे देखकर बोली, बेटा इस तेल को अच्छी तरह अपने बालों में लगा लो, मैंने पानी भी गर्म कर दिया है, जाकर नहा लो। पहले तो एकी शर्माई, लेकिन फिर बूढ़ी अम्मा की बात मानकर नहाने चली गई। नहाकर आने के बाद जैसे ही एकी ने अपने सिर से तौलिया हटाया, वो हैरान रह गई। उसके सिर पर बहुत सारे बाल आ गए थे। अपने बालों को देखकर वह बहुत खुश हुई। फिर उसने बूढ़ी अम्मा का बहुत धन्यवाद किया और वह अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसे गाय ने मीठा दूध दिया और मेहंदी की झाड़ी ने उसे हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दी। एकी खुशी खुशी घर पहुंची। घर पर सब उसके बालों को देखकर हैरान थे। दोकी का जलन के मारे बुरा हाल था। जब एक दोकी ने पूछा तो एकी ने जंगल का किस्सा से बता दिया। बिना देर किए दोकी जंगल की ओर भागी। वह इतनी तेज भाग रही थी कि उसे मेहंदी की प्यासी झाड़ी और भूखी गाय की पुकार नहीं सुनी। झोपड़ी पहुंचकर वह जोर जोर से दरवाजा खटखट पीटने लगी। जब बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला तो वह बोली, ए बूढ़ी औरत, चल जल्दी से मेरी नहाने के लिए पानी तैयार कर। बूढ़ी अम्मा बोली, पानी तैयार है, जाकर नहा लो। बिना देर किए दोकी नहाने चली गई, लेकिन नहाकर आने के बाद जैसे ही उसने अपने सिर से तौलिया हटाया वह चौंक पड़ी।
उसके सिर के 2 बाल भी झड़ चुके थे। वह जोर जोर से रोने लगी और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जब उसका सामना गाय से हुआ तो गाय ने उसको सींग मार दी, और जब वह मेहंदी की झाड़ी के पास से गुजरी तो उसने अपने कांटे उसे चबा दिए। उसके बाद से उसका व्यवहार बदल गया। डोकी को अपना बुरा व्यवहार का सबक मिल चुका। वह एकी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। दोस्तों, हमने यह कहानी सुनी और हमें सीख मिली कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सदा उनकी मदद करना चाहिए। धन्यवाद। सही कहा है। एक पढ़ा लिखा दिमाग हमेशा जवाब से ज्यादा सवाल करता है। ऐसे ही आज तो कहानियों का पिटारा खुलता ही जा रहा है। एक और कहानी लेकर आ रहे हैं TSMS से उर्वंश अघी। नमस्कार, मेरा नाम उर्वंश अघी है। मैं द श्रीराम मिलेनियम स्कूल गुड़गांव का 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है राजा और कंसारी। कंसारी एक बड़े शक्तिशाली राजा की बेटी थी। वह राजकुमारी थी, लेकिन बचपन से ही किसान बनना चाहती थी। इस बात से उसके पिता बहुत ही नाराज रहते थे। इसलिए जब कंसारी बड़ी हुई, उन्होंने उसे महल से बाहर निकाल दिया और गुस्से से कहा कि महल से बाहर रहकर तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कितना कठिन है। कंसारी ने बचपन से संभाले बीज को पोटली में डालकर जंगल में चल दी। जंगल में उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और आसपास की जमीन में खेत बनाकर बीज बो दिए। खेती बाड़ी एक कड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कंसारी के 3 नए दोस्त बिल्ली, मकड़ी और तोता उसकी मदद करते। बिल्ली चूहों का शिकार करती, मकड़ी झोपड़ी की देखभाल करती, तोता रात भर में उड़ता और कंसारी को नई नई कपड़े बताता। कुछ ही दिनों में राज भर में कंसारी की खेत की चर्चा होने लगी। कंसारी की चर्चा से राजा बहुत ही नाराज हुए और मदद के लिए इंद्र देवता के पास पहुंचे। राजा बोले, कंसारी को सबक सिखाने में मेरी मदद कीजिए। इंद्र देवता बोले, ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं धरती पर सूखा भेजूंगा। ये बात तोते ने सुन ली और चुपचाप कंसारी को बता दी। कंसारी और उसके दोस्तों ने फसल नदी के नम पेटे में लगा दी। सूखा पड़ा, राज भर की फसल सूख गई, लेकिन कंसारी की फसल लहलाती रही। इंद्र देवता सिर खुजा खुजा के बोले, अब मैं बाहर भेजूंगा, खेत बह जाएंगे, तब कंसारी की अकल आएगी। ये बात तोते ने सुन ली और कंसारी को बता दी। अब की बार कंसारी और उसके दोस्तों ने फसल पहाड़ के ढलान पर लगा दी। बाढ़ से राज भर की फसल बह गई, लेकिन कंसारी की फसल लहलाती रही, क्योंकि बाढ़ का पानी ढलान के नीचे की ओर बह गया। इंद्र देवता गुस्से से बोले, अब मैं सैकड़ों चूहे भेजूंगा। ये बात तोते ने बिल्ली को बताई। बिल्ली खुश होकर बोली, वाह भाई, अब मैं अपनी सखियों को बुलाऊंगी चूहों की दावत पर। कुछ ही देर में बिल्लियों ने एक एक चूहे का सफाया कर दिया। इंद्र देवता दांत पीस कर बोले, अब मैं चिड़िया भेजूंगा। ये बात तोते ने मकड़ी को बताई। मकड़ी और उसके मकड़ी दोस्त ने फसल पर चुपचापे जाले बिछा दिए। चिड़िया जब फसल खाने आई तब चुपचापे जाले में फंस गई। कंसारी की फसल फिर बच गई। अब परेशानियां बढ़ गई राजा की। राजा के राज में सूखे और बाढ़ से फसल चौपट हो गई और लोग भूखों मरने लगे। परेशान राजा मदद के लिए इंद्र देवता के पास पहुंचे। इंद्र देवता बोले, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी कंसारी लोगों को अनाज की पोटलियां दे रही है। हैरान राजा और इंद्र देवता जंगल में पहुंचे तो देखा कि कंसारी लोगों को अनाज की पोटलियां दे रही थी। इंद्र देवता ने राजा को बोला, अब समझ आई तुम्हारे कि महल में रहने के अलावा भी कोई काम होते हैं। राजा को अपनी मूर्खता पर बहुत शर्म आई और अपनी बेटी पर गर्व हुआ। राजा ने अपनी बेटी से माफी मांगी और महल में लौटने का अनुरोध किया। कंसारी ने अपने पिता को माफ तो कर दिया, लेकिन महल में लौटकर नहीं आई।
इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। शक्ति को प्रकट करने के लिए इसे प्रयोग करना होगा। इसी शक्ति को अगली प्रतिभागी शिव नादर से त्विषा नाहर आकर अपनी कहानी द्वारा उजागर करेंगी। सुप्रभात, मेरा नाम त्विषा नाहर है और मैं कक्षा 5 चंद्र बोर्ड में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम मैं ऐसी हूँ। इसका चित्रांकन कनक शशि ने किया है और इसको बिंदु गुप्ता ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह खुश शाम को भेड़ का एक झुंड घर वापस जा रहा था। मटकों को छोड़कर वह नए फार्म गेट के माध्यम से आने जाने के लिए बहुत चौड़ी थी। अरे अभी मटको कौन है? यह है मटको। मटको एक भेड़ है जो बहुत उदास है क्योंकि वे नए फार्म गेट के माध्यम से आने जाने के लिए बहुत चौड़ी थी। वह 1 हफ्ते से बाहर सो रही थी और अब उसे फिर बाहर सोना होगा। तब विद्वान यह उचित नहीं था। तब योगी भेड़ ने उससे कहा, योग करो, योग तुम्हें पतला बना देगा और फिर तुम उतनी चौड़ी नहीं रहोगी जितना पहले हुआ करती थी। तो मटको ने योग करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए लेकिन बात नहीं बनी। तब जॉगर भेड़ ने एक सलाह दी, टहलना शुरू करो मटको, टहलना तुम्हें पतला बना देगा और फिर तुम गेट के माध्यम से आ सकोगी। मटको टहलने लगी लेकिन अभी भी वो तो उतनी ही चौड़ी थी। तैराक भेड़ ने भी एक सलाह दे डाली। उसने कहा, तैरना शुरू करो मटको, तैरना तुम्हें पतला बना देगा और फिर तुम आ सकोगी। मटको तैरने तो लगी लेकिन वो तो अभी भी नहीं चौड़ी थी। बन्नी अपनी साइकिल दिखाकर आया। साइकिल चलाना शुरू करो मटको, साइकिलिंग तुम्हें पतला बना देगा और फिर तुम आ सकोगी। अगर साइकिलिंग तुम्हें तंदुरुस्त होने में मदद नहीं करती है तो मैं अपनी टोपी खा जाऊंगा। मटको परेशान थी। अब बस बहुत हो गया, मुझे बस घर जाना है। तो उसने सोचा और उसने सोचा और उसने थोड़ा और सोचा और फिर वह चली गई। कुछ दिनों बाद वह वापस आई। इस बार उसके पास एक योजना थी। उसके पास थे औजार। अब ये औजार क्या होते हैं? यह होते हैं औजार। औजार हमें अपनी रोजाना जिंदगी में बहुत मदद करते हैं। इनसे हम नई चीजें बना भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये हमारे बहुत काम। तो उसके पास औजार थे। अगली सुबह वह अपने मनपसंदीदा जगह पर जागी। अन्य सभी भेड़े चकित रह गए, लेकिन आप तो अभी भी व्यापक है। वह चीखने लगे, अब अंदर कैसे आए? मैंने बस गेट को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। मटको ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं तंदुरुस्त हूँ और मैं ठीक हूँ। मैं ऐसी हूँ। धन्यवाद। कहानियों का सिलसिला बढ़ाते हुए पिटारे में से निकलेगी अब हेरिटेज स्कूल की राजनंदिनी राठौड़ की एक रोचक कहानी। नमस्कार, मैं इकबाल हूँ और आज मैं आपको अपने वासियों की व्यथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सुप्रभात, मैं राजनंदिनी राठौड़ कक्षा 5 ब आपके समक्ष एक स्वरचित कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है जानवरों की व्यथा। मधुवन नाम का एक घना वन था। उस वन की सभी पशु पक्षी खुशहाली से रहते थे। एक दिन बड़े जोर की आवाज हुई। कई सारे पेड़ कीकर नीचे गिरने लगे। सारे पशु पक्षी डर गए। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। धीरे धीरे वन छोटा होने लगा। वर्षा भी बहुत कम होती थी। इस वजह से जंगल में अकाल की स्थिति आ गई थी। खराब हालत को देखते हुए जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई गई। जंगल का मुखिया गज्जू हाथी बोला, हमें कुछ ना कुछ करके हमारे जंगल को बचाना ही होगा।
मिट्ठू तोता मुखिया जी, यह सब हमारे जंगल के पेड़ों की मनुष्य द्वारा लगातार कटाई की वजह से हो रहा है। ची 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 ची। नीलू बतख अब तो हाल यह है कि पानी का स्तर भी इतना गिर गया है कि मेरे परिवार के लिए तो रहने की जगह ही नहीं बची है, क्योंकि वर्षा तो हो ही नहीं रही। ची 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 चटाते। हाँ, बारिश हो तो कुछ पानी इकट्ठा हो और मुझे इस गर्मी से राहत मिले। ची 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 ची। जीवा ज़ेब्रा सही कहा, अब तो हाल यूं है कि जंगल में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बच्चे को तो अस्थमा की तकलीफ रहने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे शहर का प्रदूषण जंगल तक पहुंच रहा है। चीची 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 चीची। हीरा कछुआ नदियों का पानी भी दूषित हो गया है। चीची 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 चीची। गज्जू हाथी, और इन सब की वजह है मनुष्य द्वारा अपने स्वार्थ के जंगल की कटाई। हम सभी को एकजुट होकर इन मनुष्य को यहाँ से भगाना ही होगा, नहीं तो हम और हमारा जंगल सदा के लिए खत्म हो जाएगा। पर हम ये करेंगे कैसे? चीची चीची। मिट्ठू तोता मुखिया जी, मोदी दादा हमें इन मनुष्य को यहाँ से डरा कर भगाने का एक अच्छा उपाय बता सकते हैं, क्योंकि वे मनुष्य के साथ काफी लंबे समय से रह चुके हैं। उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता है। चीची चीची ची चीची ची। मोती मुखिया जी, ये मनुष्य बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। अगर हमें यह एहसास दिला दें कि इस जंगल में भूत प्रेत व आत्मा का निवास है, तो वे अपने आप ही इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। चीची ची 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 ची। भूरा कीड़ा बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे परिवार की आवाज वो छोटू बंदर के परिवार द्वारा पेड़ों के झुरमुट में सरसराहट इन मनुष्य को भूतों का एहसास दिलाने के लिए काफी है। ची 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 ची। छोटू बंदर बिल्कुल सही कहा आपने। गज्जू हाथी, मुझे अपनी सेनापतियों पर पूरा भरोसा है। सभी जानवर एक साथ हाँ 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 चलो 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 चलो, सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एकजुट होकर जंगल को बचाएं। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह जंगल के सभी पशु पक्षियों ने एकजुट होकर अपने जंगल को बचाया। हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए, बल्कि उनका संरक्षण करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद। इसी श्रृंखला के अंत में आ रहे हैं द श्री राम स्कूल अरावली से पार्थ शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ है और आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है एक था अलसी गधा। एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह गधे का बहुत ध्यान रखता था और गधा भी अपने मालिक की सारी बातें मानता था, मगर उस गधे को आलस्य की बुरी आदत थी। एक दिन उसके मालिक ने सोचा कि वह शहर जाकर नमक बेच कर आएगा। मालिक ने उसकी पीठ पर नमक के 2 बोरे डाले और फिर उसे लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर जाने के रास्ते पर एक छोटी सी नदी पड़ती थी, जिसे पार करने के लिए कोई भी पुल नहीं था, इसलिए उन्हें नदी से होकर गुजरना पड़ता। जब वह नदी से गुजर रहे थे तब गधे का पैर फिसला और धड़ाम वह नीचे गिर गया। तुरंत ही उसके मालिक ने उसे उठाया, लेकिन नमक का बस्ता भीग चुका था। बस्ते में से कुछ नमक पानी में बह गया। जैसे ही गधा उठा तो उसकी पीठ का भार कम हो चुका था। यह जानकर गधा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया।
कि उसे अब कम वजन उठाना होगा। इसके बाद व्यापारी शहर गया और अपने नमक को बेचकर वापस आया। अब वह व्यापारी रोज शहर जाकर नमक बेचता। अगले दिन उस व्यापारी ने फिर से गधे के ऊपर नमक के बोरे डाले और उसे लेकर शहर की ओर चल पड़ा। गधा जानता था कि उसे किसी तरह से अपनी पीठ पर रखे वजन को कम करना है। जब वह नदी पार कर रहा था, उसने फिर से गिरने का नाटक किया। वह फिर से पानी में गिरा और नमक का भार कम हो गया। गधे को ऐसा करता देख उसका मालिक समझ चुका था कि वह क्या कर रहा है। अगले दिन उस व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई की बोरी रखी। इस बार जब गधे ने फिर से गिरने का नाटक किया तो रुई ने पूरा पानी सोख लिया, जिससे रुई का वजन भारी हो गया। इस बार गधे को दुगना वजन उठाना पड़ा। हाय, ये मैंने क्या किया, गधे ने सोचा और उसे अपनी चतुराई पर पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें दी गई जिम्मेदारी हमें ईमानदारी से निभानी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं अमरिंदर मैम से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी विद्यार्थियों के लिए चंद शब्द कहें। धन्यवाद। आज तो बहुत ही मजेदार दिन की शुरुआत हुई थी, तो मैं कहना चाहती हूँ क्या जमाना क्या समय भी बदल गया। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि आज हमने बच्चों से कहानियां सुनी और आपसे ही हमने ये पसंद आया है, आपकी कहानियों से ये पसंद आया है। एक दो चीजें जो मुझे आपकी कहानियों से मिला है, जो मैं अभी बताना चाहती हूँ कि आज की हमारी जूम की खिड़कियों से आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। छोटे बच्चों ने बहुत मजेदार कहानियां सुनाई हैं। आपने तो प्रॉप्स की इस्तेमाल करके, एक्सप्रेशन से बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहानियां सुनाई कि आज हम पूरा दिन ये सुनते रहे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत की है। आपकी कहानियां तो हम सुनते जाएंगे। तो आज की कहानियों के जो सारे हमारे स्कूलों की 10 विद्यार्थियों ने आज कहानियां सुनाई, काश मैं सबके नाम ले सकूं। जल्दी जल्दी कोशिश भी कर लूंगी। रियांश, साइशा, मंजरी, नंदिनी, आहाना, नायशा, उर्वंश, त्विषा, राजनंदिनी और पार्थ शर्मा। आपकी कहानियां बहुत मजेदार थी, तो हम आप सब के लिए तालियां बजाते हुए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और आज के सूत्रधार जो हमारे हमारे स्कूल के बच्चे, आपने भी बहुत अच्छे से इस समय को बांधा है। सभी टीचर्स, शिक्षिकाओं को, विद्यार्थीगण को जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारी हिंदी विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। काश हम ये कुछ और घंटों के लिए आपकी कहानियां सुन सकते। धन्यवाद। आज आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।